हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का ज्ञान सागर जीएस एकेडमी में स्वागत है और मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ आज का महत्वपूर्ण समसामयिक घटना लेकर। तो हम लोग आज सबसे पहले बात करेंगे कि जो भी क्वेश्चन आपका सभी परीक्षा में जो पूछा जाता है, जो समसामयिक महत्वपूर्ण घटना होता है, मैं सिर्फ उसी पे बात करता हूँ जो करंट में जो न्यूज में चलता है, जो इंटरनेशनल न्यूज में चलता है, जो भी चीज पेपर में आता है बस उसी क्वेश्चन पे बात करते हैं। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन पे बात नहीं करते हैं। तो सबसे पहली बात करेंगे 17 सितंबर को जो यशोभूमि से अपने प्रधानमंत्री जी जन्म दिवस के शुभ अवसर पर यशोभूमि द्वारका से एक बहुत बड़े योजना का ऐलान किए थे, जिसका नाम था पीएम विश्वकर्मा योजना। इसमें 18 प्रकार के कारीगरों को शामिल किया गया है और 2023-24 के बजट में 13,000 करोड़ का जो है आपका धनराशि आवंटन किया गया था। उसमें से निर्मला सीतारमण जी तभी बोली थी। तो इसी योजना के कुछ विशेष कुछ खास बात है। तो चलिए पहले खास बात आपको बता देते हैं। खास बात क्या है, ये जो योजना लॉन्च किया गया है, ये योजना क्या है, कौशल भी देगा, लोन भी देगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानिए, ये जो योजना है, इस योजना में कौशल आपको देगा, कौशल के साथ साथ आपको 500 रुपया पर डे के हिसाब से देगा। 15,000 रुपया आपको टूल किट में देगा। ठीक है, 1,00,000 रुपया पहला किस्त में देगा, जो आपका बिना गारंटी के होगा, गारंटी मुक्त आपका लोन है, 5% के हिसाब से आपको देगा और 18 महीना के बाद आपको 1,00,000 रुपया वापस करना है। जब आप 1,00,000 रुपया 18 महीना के भीतर वापस कर दीजिएगा तो फिर आपको जाकर के 2,00,000 रुपया दिया जाएगा। ये जो योजना स्कीम शुरू किया गया है, तो केंद्र सरकार इस योजना में जो भी लाभार्थी हैं, लाभार्थी को कितना % का जो है सब्सिडी दे रहा है, तो 8% का सब्सिडी दे रहा है। ये याद रखिएगा। कहेगा कि पीएम विश्वकर्मा योजना में लाभार्थियों को केंद्र सरकार कितना % का सब्सिडी दे रहा था, क्या कहिएगा, 8% का सब्सिडी। क्वेश्चन आपका वही है, वही बात होगा। तो देखिए, केंद्र सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना में कारीगरों को ऋण में कितना प्रतिशत का छूट देगा, तो कितना कहिएगा, 8% का। जो मैं आपको बात बोला हूँ सिर्फ वही बात है, 8% का छूट देगा। और ये जो है कब किया गया था, 2023-24 के बजट में ये बात पैसा फंड किया गया था। टोटल कितना पैसा था इसमें, 13,000 रुपया। ठीक है, कितना है, 13 के कितना कहिएगा, 13,000 करोड़। कितना करोड़ रुपया जो है इसमें फंडिंग किया गया था। देखिए, पीएम विश्वकर्मा योजना, एमएसएमई मंत्री, अभी हम लोग का कौन है, एमएसएमई मंत्री कौन है, नारायण राणे है, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो है एमएसएमई मंत्री अपना कौन है, नारायण राणे है। तो ये विश्वकर्मा योजना जो कहेगा कि किस मंत्रालय के तहत अंतर्गत लॉन्च किया गया है, तो क्या कहिएगा, एमएसएमई मंत्रालय। एमएसएमई मंत्री कौन है, नारायण राणे है। ठीक है, एक परिवार में एक ही व्यक्ति इस योजना के लाभ ले सकेंगे। एक परिवार का मतलब ये हुआ कि एक पति, एक पत्नी और उसके जो भी बच्चे हैं, उसमें से एक ही व्यक्ति होंगे जो लाभार्थी मतलब लाभ ले सकते हैं। ठीक है, बजट 2023-24 में 13,000 करोड़ रुपए का क्या किया गया था, धन इसका आवंटित किया गया था। पहला जो है, पहले 1,00,000 रुपए 5% के रूप से जमानत मुक्त लोन दिया जाएगा। जमानत मुक्त का मतलब ये हुआ कि आपको कोई भी चीज गारंटी के रूप में आपको नहीं लगेगा। होता है ना कि आप लोन लेने जाते हैं तो आपको गारंटी के रूप में दिया जाता है कि आप ये दीजिए, वो दीजिए, फलाना दीजिए, झुमका दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। 5% के रूप में 5% आपको लगेगा। ठीक है, 1,00,000 रुपया का देगा, आपको जमानत मुक्त उपलब्ध कराया जाएगा ये ऋण। ठीक है, 18 महीना में आप इस राशि को क्या करने, अगर चुकता कर देते हैं तो अगला जो है 2,00,000 का राशि आपको फिर दे दिया जाएगा और वो भी क्या, जमानत मुक्त दिया जाएगा। ठीक है, गारंटी रहित, कोई भी गारंटी आपको नहीं देना है। कारीगरों को दी जाने वाली ये ऋण पर जो है 8% की सब्सिडी सरकार दे रही है। तो क्या कहिएगा, केंद्र सरकार जो है पीएम विश्वकर्मा योजना में कारीगरों को ऋण में कितना प्रतिशत का छूट दे रहा है, तो क्या कहिएगा, 8%। पीएम विश्वकर्मा योजना में कारीगरों को कितना % का छूट दे रहा है, 8% का छूट दे रहा है। एक परिवार में कितने लोग ले सकते हैं, एक परिवार ले सकते हैं। 15,000 रुपया किसके लिए दिया जाएगा, 15,000 आपको टूल किट्स के लिए दिया जाएगा। कौशल भी दिया जाएगा। कौशल में क्या है कि कौशल के साथ साथ 500 रुपया पर डे आपको दिया भी जाएगा। उसके बाद पहला किस्त में 1,00,000 रुपया 5% मतलब जमानत मुक्त दिया जाएगा। उसमें से आपको क्या करना है, 18 महीना में अगर वापस कर देते हैं उसके बाद फिर से आपको जो है पैसा दिया जाएगा 2,00,000 रुपया। ठीक है ना, ये बात आपका टोटल है। कितने प्रकार के कारीगर होंगे इसमें, 18 प्रकार के कारीगर होंगे। ठीक है, 18 प्रकार में आपका कुम्हार है, लोहार है, बहुत सारे लोग हैं, बढ़ई है, जो नौका बनाते हैं, बहुत सारे लोग हैं। ये सारे लोग को ये सारा चीज मिलेगा और इसका आवंटन। और ये याद रखिएगा कि ये जो योजना है, इस योजना को तो कौन सा मंत्रालय के तहत चलाया जा रहा था, एमएसएमई मंत्रालय कहिएगा। एमएसएमई मंत्री कौन है, नारायण राणे है। ठीक है, चलिए, क्योंकि देखिए अभी जो G20 हुआ है उसमें भी एमएसएमई के आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा बात किया गया है। एमएसएमई को भारत का रीढ़ माना जाता है एमएसएमई। ठीक है, मध्यम लघु होता है, उद्योग होता है ये। चलिए आगे चलिए, ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आईएसएसएफ विश्व कप में भारतीय निशानेबाज इलावेनिल वेलारेबिन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक हासिल कर लिया है, तो देखिए ये स्वर्ण पदक ली है और इसका व्यक्तिगत रूप से दूसरा पदक है। ठीक है, इससे पहले भी एक पदक ले चुकी है
ब्राजील के रियो डी ब्राजील ब्राजील जानते हैं, ब्राजील के राष्ट्रपति अभी अपने भारत में आए थे G20 के, जो आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष का बैठक हो रहा था, लूला डी सिल्वा। अगला 2019 का जो है आपका G20 का जो होने वाला है, और 2019 बोले हैं, गलती माफ कीजिएगा, 19वां संस्करण मतलब 19वां G20 होगा, 2024 में होगा। वो कहाँ पे होगा? आपको ब्राजील में होगा। ब्राजील का ब्राजील का जो है राष्ट्रपति कौन है? लूला डी सिल्वा है। देखे होंगे आप तो वीडियो, तो हाथों राठो मोदी जी उसी को दिए थे। किसको? लूला डी सिल्वा को। तो वहीं पे जो है अपनी भारतीय हैं 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में कौन है? वेला रेबिन ने ये आपका स्पर्धा जीती है, स्वर्ण पदक जीती है। ये दूसरा पदक है इसका, ठीक है। ब्राजील का राजधानी ब्राजील का राजधानी कहाँ है? ब्राजीलिया है, ठीक है, ब्राजीलिया है, ठीक है। इसका जो है हाँ ब्राजीलिया ही है, देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद एक भी ये किसको हराया है? तो इसने फ्रांस के कौन? ओसिनो येलेर को हराकर ये पदक जीता है, और ये इसका दूसरा पदक है जो आपको हम पहले बोल चुके हैं। तो देखिए ISSF पिछाने इसका जो है जो विश्व कप चल रहा है, इसका जो है फाइनल राउंड कहाँ पे होगा? आपका कतर के दोहा में होगा, ठीक है। ये आपका नवंबर दिसंबर में होने वाला है। तो ये पूरा इस साल का ISSF विश्व कप का ये अंतिम चरण है। उसके बाद फाइनल में आपका कहाँ हो जाएगा? कतर में होगा। फिर उसमें भारतीय दल का 16 ही है जिसको वहां पे मतलब खेलने के लिए भेजा जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना है, समझ गए? तो कौन सा पदक हो जाएगा? इसका स्वर्ण पदक हो जाएगा। याद रखिएगा नाम, एलावेनिल वेला रेबिन, ठीक है। ब्राजील के बारे में जानते हैं। ब्राजील के बारे में कुछ बताएंगे आपको। ब्राजील दक्षिणी अमेरिका का बहुत बड़ा देश है। वहां से कौन आपका 2 रेखा गुजरता है, मकर रेखा भी गुजरता है, और आपका 0 डिग्री रेखा गुजरता है। ब्राजील में वहां पे जो है उष्णकटिबंधीय वन, सदाबहार वन पाया जाता है। अमेजन नदी घाटी है, सबसे बड़ी नदी जो है, सबसे चौड़ी नदी जिसको कह सकते हैं अमेजन नदी, ठीक है, जो बेलम घाटी में आकर के अपना नदी मुहाना बनाता है। ये सब ब्राजील का ही बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अमेजन नदी वहां पे जो है, वहाँ के ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास को क्या बोल लेते हैं हम लोग? कंपोज ब्राजील का है, ठीक है। उसके बाद क्या बोले थे वहां पर? एक दिन और बताए थे ना आपको, कंपोज ब्राजील का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ठीक है। कटिंगा भी वहाँ का क्या है? उष्णकटिबंधीय घास है, वहाँ का स्थानीय नाम है सब, ठीक है। गरेन चाको वहाँ का स्थानीय नाम है, सब एक बार बता चुके हैं। फिर से एक बार याद करने के व्यू से एक बार सुन लीजिए। ब्राजील जो है वहाँ पे 2 रेखा गुजरती है, 0 डिग्री भी, सॉरी आपका 0 डिग्री और मकर रेखा दोनों गुजरता है ब्राजील से होकर दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। वहाँ के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा है। वहाँ पे अमेजन नदी घाटी बेसिन पाया जाता है। एंडीज पर्वत से निकल करके बेलम घाटी में आके अपना नदी मुहाना बनाता है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी और बड़ी नदी आपका अमेजन नदी है, जिसकी लंबाई कितना है? आपका लगभग 6400 किलोमीटर है। ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद ब्राजील में जो है उसका वहां पे जब 0 डिग्री और मकर रेखा गुजरेगा तो वहां पे उष्णकटिबंधीय घास का क्या होगा? क्षेत्र बनेगा ही बनेगा। तो उस घास के मैदान को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोज बोलते हैं, ठीक है। उसका जो स्थानीय नाम है कटिंगा भी है, गरेन चाको है। ये बात आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि वहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ब्राजील का राजधानी ब्राजीलियस है, ठीक है। और उसका जो है वहां का जो है मुद्रा क्या है? शिलिंग है, याद रखिएगा, शिलिंग ही होता है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है? देखिए ये बहुत बड़ी बात है। ये क्या है कि मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना, कैसे अभी हम लोग का क्या है, अभी आपको बोले ना आपका पीएम की ये क्या बोलते हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना, तो उसी के तर्ज पर पेमा खांडू है, मुख्यमंत्री हैं अरुणाचल प्रदेश के, उसी ने जो है ये अपना एक योजना लागू करने का घोषणा किया है। इस योजना का नाम क्या रखा है? मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना। इसमें क्या करेगा? पहले 1000 रुपया दिया जाता था कोई भी श्रमिक को, जो है उसका जो है मातृत्व लाभ के लिए कितना दिया जाता था? 1000 से बढ़ा करके इसको क्या कर दिया है? 6000 रुपया कर दिया है। अगर प्राकृतिक मृत्यु होता है तो पहले कितना दिया जाता था? आपको पहले दिया जाता था 50,000, और इसको बढ़ा करके कितना कर दिया है? 1 लाख से लेकर 2 लाख के बीच आप इसको दिया जाएगा, ठीक है। अब अगर कोई दुर्घटनावश कुछ मृत्यु हो जाता है, दुर्घटना में अगर कोई मृत्यु हो जाता है तो उसको कितना कर दिया है? 4 लाख कर दिया है, ठीक है। 2 लाख और 4 लाख के बीच जो है ये रुपया दिया जाएगा। ये बात याद रखिएगा। ये योजना कौन सरकार चलाया है? तो अरुणाचल प्रदेश सरकार चलाया। अरुणाचल का मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश अब पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। 1927 में जो है ये आपका 24वां राज्य बना था, ठीक है। 22वां राज्य सिक्किम था, 23वां राज्य आपका मिजोरम था, और 24वां राज्य आपका ये बना था आपका अरुणाचल प्रदेश। पहले इसको नेफा कहते थे, है ना। तो यहीं के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू जी हैं। यहाँ पे 60 गो विधानसभा है और 2 गो लोकसभा है और 1 गो राज्यसभा है। ये बात आप याद रख सकते हैं। और यहाँ के लिए यहाँ पे जो है एक नदी है, जैसे आपका हम लोग बोलते हैं ना ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी असम में क्या उसको दिहांग नदी कहा जाता है, तो ये भी याद रख सकते हैं। और यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश में और बहुत फेमस चीज है, वहाँ पे टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व बहुत पूछता है, ठीक है। ये बात आपको तो याद ही रखना है, ठीक है।
पक्के है, मोलिंगला है, उसके बाद और कौन सा है, नमफा दफा है, ये सब टाइगर रिजर्व है जो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये बहुत बार वहाँ पे वन का बहुत ज्यादा अधिकता है, क्यों, और वहाँ पे चाइना के साथ हमेशा विवाद भी रहता है। और आपका एक जो है वहाँ पे तवांग घाटी, ये भी याद रखेगा, तवांग घाटी वहाँ पे हमेशा चर्चा में रहता है चाइना के साथ। अभी जो चाइना अपना मैप जो जारी किया था, तो उस क्षेत्र को क्या, क्योंकि वहाँ पे बौद्ध का जो है बहुत बड़ा मठ है, ठीक है ना, तो वहाँ पे इसी को लेकर के चर्चा में रहता है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलिएगा। तो यही है आपका मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, तो क्या कहिएगा, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री पेमा खांडू हो जाएंगे। ठीक है, और वहां पे जो है इस राशि में क्या किया जाएगा, पहले मातृत्व लाभ 1000 से बढ़ा करके 6000 रुपया कर दिया गया है। ठीक है, इसमें जो है अगर आपका प्राकृतिक रूप से मौत होता, मतलब आपका मृत्यु हो जाता है, तो आपको 1 से 2 लाख रुपया मिलेगा। अगर कोई आकस्मिक घटना हो जाता है तो 4 लाख रुपया के करीब करीब आप इसको क्या करेंगे, पैसा आपको दिया जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा श्रमिकों के लिए। और ये किस तर्ज पे किया गया है, तो पीएम विश्वकर्मा योजना के तर्ज पर किया गया है। और यहाँ का लोकसभा राज्यसभा आपको बता दिए हैं, ये आपका 24वां राज्य बना था, 1987 में बना था। यहाँ पे ये बात आपको याद रख करके चलना है। ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है कि नहीं है। आगे चलते, आगे क्वेश्चन क्या है, आगे का क्वेश्चन है गौरी गणेश उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए गौरी गणेश, जैसे अभी गणेश उत्सव महाराष्ट्र में शुरू हो गया, तो गौरी गणेश ये भी गणेश जी का होता है। ठीक है, मगर ये गौरी गणेश होता है, ये स्पेशल कर्नाटक में होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा, अभी बहुत ज्यादा चर्चा में आ रहा था, ये विशेष है कर्नाटक का। ठीक है, यहाँ पे क्या है ना, इसको विशेष रूप से इसको मनाया जाता है कर्नाटक में बड़ी धूमधाम से। गौरी गणेश, गणेश जी को तो सब कुछ जानते हैं, गणेश उत्सव हम लोग मनाते हैं कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो गौरी गणेश उत्सव हो जाएगा तो आपका कहाँ पे हो जाएगा, कर्नाटक। गौरी गणेश उत्सव में घरों को फूलों से सजाया जाता है। ठीक है, महिलाओं को उपहार भी दिया जाता है, मंडप में गौरी की मूर्ति को स्थापित कर पूजा की जाती है। कर्नाटक में इसको धूमधाम से मनाया जाने वाला उत्सव है। तो ये बात याद रखिएगा। अभी कर्नाटक में हाल फिलहाल में इलेक्शन हुआ था, वहां पे जो है कांग्रेस की सरकार बनी है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है ना, कर्नाटक में बहुत ज्यादा विशेष है। अभी क्या ज्यादा लंबा जाइएगा, कर्नाटक में बहुत ज्यादा विशेष है। ठीक है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, सिद्धारमैया है ना। चलिए आगे बढ़ता है। तो गौरी गणेश उत्सव कहाँ हो जाएगा आपका, कर्नाटक में हो जाएगा। चलिए याद रखिएगा। और गणेश उत्सव कहाँ पे हो जाएगा आपका, गणेश उत्सव कहेगा तो मार दीजिएगा आप महाराष्ट्र। ठीक है, भारत में G20 अध्यक्षता पर पीपल्स, देखिए भारत का अब G20 अध्यक्षता हुआ 9 से 10 सितंबर को, जानते हैं आप लोग, दिल्ली के भारत मंडपम में। ठीक है ना, तो पीपल्स G20 नामक की पुस्तक अभी जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है कि अब जो ये जो G20 हुआ है तो उसकी उपलब्धता के बारे में क्या क्या बात है नहीं है, तो ये आप कोई भी आदमी पढ़ सकता है। ठीक है, इसका लॉन्च कर दिया गया, किसके द्वारा कर दिया गया है, तो अपूर्वा जो चंद्रा जी है। ठीक है, इसी के अध्यक्ष, इसी ने इसको लॉन्च की है। ये बात याद रखिएगा। ये कौन है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री के जो है सचिव है अपूर्व चंद्रा। ठीक है ना, तो ये बात याद रखिएगा। कहेगा कि G20 के अध्यक्षता पर उसका क्या हुआ, कितना काम हुआ, नहीं हुआ, कौन कौन लोग आए, ये सारा चीज डिटेल के बारे में आपको इस पुस्तक में मिलेगा। इस पुस्तक का नाम क्या है, पीपल्स G20। ठीक है, क्या रखिएगा, पीपल्स G20। और ई पुस्तक है, इस पुस्तक का आपका अनावरण किसके द्वारा किया गया, अपूर्व चंद्रा। अपूर्व चंद्रा कौन है, तो सूचना प्रसारण के जो मंत्रालय है उसके सचिव है। तो ये बात आप थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन क्या है, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रायोगिक परियोजना की शुरुआत किस राज्य की सरकार ने की है। देखिए जैविक खेती का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे कोई भी केमिकल का यूज नहीं करेंगे, कोई भी फर्टिलाइजर यूज नहीं करेंगे, कम से कम करेंगे, जिससे क्या हो, आपका फर्टिलाइजर एकदम जीरो हो, एकदम जीरो लेवल पे हो। ठीक है, तो पंजाब सरकार ने जो है बासमती चावल के लिए मतलब प्रायोगिक तौर पर मतलब एक तरह से वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसी के तौर पर जो है एक स्कीम चलाया जा रहा है। पंजाब का जो है भगवंत मान जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो उसी ने जो है इसको चलवा रहा है। और उसका मतलब क्या है कि देखिए अब जहाँ पे बहुत जगह ऐसा है, जैसे खाड़ी देशों में इस चावल का बहुत ज्यादा डिमांड है, किसान को क्या चाहिए, अगर हमारे यहाँ पे अधिकतर लोग किसान में से मतलब अपना खेती बाड़ी पे ही निर्भर रहते हैं। जब तक यहाँ से कोई भी उत्पाद का अगर निर्यात नहीं होता है तो किसान को अच्छा रकम मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। तो अच्छा से अच्छा उत्पाद, जिस उत्पाद का विदेश में मांग है, अदर इस कंट्री में मांग है, तो ऐसे उत्पाद को अगर यहाँ पे हम उपजा करके इसका निर्यात करें तो यहाँ पे हमारे जो भी किसान भाई हैं उसका क्या हो जाएगा, जिंदगी खुशहाल हो सकता है। तो इसी तरह से ये आपका जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, ये जो आपका बासमती ही चावल है, ठीक है, पंजाब में इसका प्रायोगिक रूप से इसको चलाया जा रहा है। एक नहीं होता है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको चलाया जा रहा है। अगर ये आपका सफल हो जाता है तो फिर वहाँ के पंजाब के किसान को इसका बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि देखिए खाड़ी देश हो या जो भी ठंडा देश हो, वहाँ पे क्या है, चावल वावल की खेती होता नहीं। अब चावल अब ऐसा चीज हो गया, जब से जीआई टैग मिलने लगा है तो इन लोग का जो है निर्यात का जो भी क्या है वैल्यू बढ़ चुका है। तो इसी को लेकर के भगवंत मान जी पंजाब में जो है इस योजना को चलाया जा रहा था। क्या कहिएगा, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रायोगिक परियोजना की शुरुआत किस राज्य ने की है, तो पंजाब सरकार ने की। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान दे देना है। चलिए आइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से है, देखिए
विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व बांस दिवस कहने का मतलब है, बांस दिवस का आप जानते हैं बांस क्या है? घास है, ठीक है। सबसे सबसे तेजी से बढ़ने वाला घास आपका क्या है? बांस ही है, ठीक है। ये बांस को कई प्रकार के रूप में हम लोग प्रयोग भी करते हैं, ठीक है ना। ये बांस सबसे अधिक विश्व में बांस कहाँ पे? चाइना में होता है। भारत इसके उत्पादन में दूसरा नंबर में आता है, ठीक है। तो विश्व बांस दिवस हम लोग 18 सितंबर को मनाते हैं। देखिए हुआ क्या था, ये आपका 2009 में जो है बैंकॉक कहाँ है? थाईलैंड में है। उसके बारे में बताए थे आप, या आसियान का जो स्थापना हुआ तो बैंकॉक घोषणा पत्र से हुआ था। तो वही बैंकॉक के थाईलैंड में जो है, मतलब थाईलैंड के बैंकॉक में जो है, वहाँ पे विश्व बांस कांग्रेस का मतलब बैठक हुआ था, 8वीं बैठक हुआ था। उसी बैठक में बांस दिवस मनाने का घोषणा किया गया था। तो ये बात थोड़ा सा आपको लिख देते हैं, कहिएगा कि सब लिखते ही नहीं है। तो 2009 में जो है विश्व बांस कांग्रेस बांस कांग्रेस का जो है बैठक हुआ था, और इसको क्या किया गया आपको, उस दिन से 2009 से हम लोग इसको क्या करते हैं, 18 सितंबर को मनाते हैं। और बताते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि ये नया चीज है तो हो सके क्वेश्चन इसमें। भारत में देखिए, अब इसका स्थापना विश्व बांस का जो है संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो 2005 में हुआ था। कब हुआ था? 2005 में। कहाँ हुआ था? बेल्जियम। बेल्जियम तो जानते ही आप लोग, बेल्जियम 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 का राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स है, ठीक है, याद रखिएगा बेल्जियम, ठीक है। तो ये आप बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ये एक साथ तीनों कंट्री है, ठीक है, छोटी छोटी कंट्री है, तो इसको याद रखिएगा। 2005 में बेल्जियम में हुआ था। और इसका जो है 2008 का जो है संस्करण हुआ था आपका बैंकॉक, थाईलैंड के बैंकॉक में, और वहीं पे जो है घोषणा किया गया। ये 8वां विश्व बांस कांग्रेस हुआ था कि आपको जो है बांस दिवस मनाएंगे। अब बांस क्या है? बांस एक तरह से उष्णकटिबंधीय घास है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक ये असम में होता है, और दूसरे नंबर में मध्य प्रदेश में होता है, और विश्व में हम लोग दूसरे नंबर के उत्पादन करने वाला है। थोड़ा सा बांस के बारे में जानना इस वजह से जरूरी है। अभी महाराष्ट्र का जो है हाईवे में जो है बांस का बैरियर बनाया था। ये आपका करंट का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बांस का बैरियर बनाना वहीं पे आपका कहाँ पे? महाराष्ट्र में बनाया गया, ठीक है। तो बांस को हम लोग कई प्रकार से यूज करते हैं। इसको हरा सोना भी कहा जाता है, ठीक है ना। बांस को हम लोग क्या करते हैं, कोई आदमी मकान के रूप में भी करता है, ठीक है, घर वर बनाने में भी करता है। बहुत जगह बांस का बहुत उपयोग है। ये घास है, उसके सबसे तेजी से बढ़ने वाला घास है। ये बात याद रखिएगा। सबसे अधिक विश्व में चाइना उत्पादन करता है, भारत दूसरे नंबर पे है। इसका स्थापना कब हुआ था? विश्व बांस संघ का स्थापना 2005 में। इसका कहाँ पे इसका मुख्यालय? बेल्जियम में है। विश्व बांस कांग्रेस का 2009 में इसका जो है इसी में अपनाया गया था। 18 सितंबर को हम लोग बांस दिवस मनाते हैं। विश्व बांस दिवस की स्थापना 2009 में बैंकॉक के घोषणा पत्र में किया गया था। भारत पहला उत्पादक राज्य कौन है? असम है, जो आपको बोल चुके हैं। और दूसरा कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश। और विश्व में क्या तो चाइना, सेकंड नंबर में भारत है, ठीक है। तो ये बात आप थोड़ा सा जान लीजिएगा। देखिए बहुत सारा दिवस है, अभी आप इससे हिंदी दिवस मनाए तो देख लो, जो भी दिवस मनता है ना, जो इंपॉर्टेंट दिवस है, उस दिवस को एक बार अपने से आप देख लिया कीजिए, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है। नारियल दिवस 2 सितंबर को बनाए थे। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाए हैं। बहुत सारा इधर दिवस मनाए हैं हम लोग, है ना। फिर क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस बनाए थे हम लोग अपना, ये सितंबर को ही मनाए। तो ये सब थोड़ा सारा देख लीजिएगा, ये जरूरी है। एक बार नजर दे दीजिएगा, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। यही है आपका बांस है ये। आगे अब ये क्या है? देश भर के 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो क्या बोलता है? देश भर के 84 कलाकारों को संगीत नाटक, देखिए एगो संगीत नाटक अकादमी होता है, यहाँ पे संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार, ये जो है ना, ज्यादा उम्र दराज आदमी को दिया जाता है। तो इस बार अपने जगदीप धनखड़ जी जो है उपराष्ट्रपति हैं, इसी के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। टोटल 84 लोग थे, ठीक है ना। ये आपका दिल्ली में ये चीज समारोह चल रहा था, ये याद रख लीजिएगा। 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो हमारे राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा दिया गया है, ठीक है। अभी जगदीप धनखड़ जो नया संसद भवन में अभी आज है ना, आज ही जो है पुराने संसद भवन से हम लोग नया संसद भवन में क्या कर रहे हैं, अपना प्रतिष्ठापित कर रहे हैं। मतलब हम लोग आज ही तब पुराना संसद भवन से नया संसद भवन में आज प्रवेश हम लोग कर जाएंगे, ठीक है। और वहीं पे अभी झंडा भी खड़ा है कल के डेट में, ठीक है ना। ये क्योंकि कोई भी ऐतिहासिक बिल्डिंग हो, सरकारी बिल्डिंग हो, वहाँ पे जाने से पहले वहाँ पे क्या ध्वज का मतलब झंडा फहराया जाता है। तो वही झंडा फहराए थे ना जगदीप धनखड़, तो इसको याद कर लीजिएगा। नया संसद भवन के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। विमल पटेल जी इसके क्या थे? विमल पटेल जी इसके क्या थे? वास्तुकार थे, ठीक है। इसमें टोटल नया जो संसद भवन बना है ये कैसा है? तो क्या कहिएगा? सबसे पहले तो कहिएगा कि त्रिभुजाकार है, ठीक है ना। उसके बाद जो है इसमें टोटल बैठने का कितना आपका संख्या? 888 लोकसभा का है, 888 है ना। और 384 कितना है? 384 आपका राज्यसभा का, यही है था ना। क्या लिख दिए? 348 लिख दिए, 384। ये सब चीज आपको पूछ सकता है। तो ये आपका लोकसभा का हो जाएगा, ये आपका राज्यसभा का हो जाएगा। विमल पटेल जी इसके वास्तुकार थे। अभी जो है पुराने संसद भवन से नया संसद भवन में हम लोग आज ही यानी 19 तारीख को जा रहे हैं, क्योंकि विशेष सत्र चल रहा है, 5 दिन का विशेष सत्र है।
इस विशेष सत्र में तीन चार विधेयक को मतलब ये किया गया है, ठीक है, मतलब नामित रखा गया है। उसमें से आपका जो है चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग का मुख्य आयुक्त और अन्य चुनाव आयोग का जो है वो नियुक्ति किया जाता है, उसी पे मेन इस पे बात होगा, ठीक है। उस पैनल में पहले चीफ जस्टिस को रखा गया था, चीफ जस्टिस को हटा करके अब कौन कर दिए हैं, प्रधानमंत्री हो जाएंगे, प्रधानमंत्री के बाद विपक्ष का नेता हो जाएगा और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट स्तर के एक मंत्री होंगे, ठीक है। एक उसका समिति उसका जो है चयन करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज होगा, ये सब विधेयक पर उसको जो है सूचीबद्ध किया गया है। तो जितने भी विधेयक है और महिलाओं का आरक्षण को भी लेके सूचीबद्ध किया गया है। जो अभी जो महिला है, क्योंकि विधानसभा में और लोकसभा में महिलाओं का जो है संवैधानिक रूप से 1/3 क्या किया कि आरक्षण होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस पे भी बात होगा। और राज्यसभा में जो है महिलाओं को जो कितना परसेंट 50% जो है उसका कर दिया है, ठीक है ना। राज्यसभा में महिला परसेंट का मतलब कहने का मतलब ये नहीं समझिएगा कि टोटल सीट का जो आपका उपसभापति होता है ना, सभापति उपसभापति में जो उसका जो चयनित किया जाता है, तो पहले ऐसा प्रावधान नहीं था, आप 50% कर दिया है। जो भी होगा 50% महिला होगा और 50% पुरुष होगा, पहले ऐसा नहीं था। तो इस बार इसमें भी ये बात, लोकसभा में भी ये बात उठ सकता है, 1/3 का बात करने की बात कर रहा है। तो समझ लीजिए नया संसद भवन का उद्घाटन हमारा मतलब वो तो पहले ही हो चुका था, अगर अभी सारे लोग वहाँ पे हम लोग प्रवेश आज कर रहे हैं। विशेष सत्र 5 दिन का चल रहा है, ठीक है। और इस विशेष सत्र में क्या होने वाला है थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। विशेष सत्र का मतलब ये है कि ऐसे तो मुख्यतः हम लोग क्या है मतलब मुख्यतः 2 तो होना है अनिवार्य है, मगर हम लोग का 3 हर साल जो है 3 सत्र होता है। 3 सत्र में एक आपका बजट सत्र हो गया, दूसरा मानसून सत्र हो गया और आपका एगो जो है ठंडा में जो होता है वो सत्र हो गया। 3 सत्र होता है ना। तो विशेष सत्र कहने का मतलब है कि संसद अगर चाहेगी तो अपना विशेष सत्र बुला सकता है, ठीक है ना। इस बार जो इस सत्र को बुलाया गया है, ये सत्र में जब संविधान सभा से लेकर अब तक जो भी चीज हुआ है, ठीक है ना, सारे चीज का चर्चा कर रहे हैं। कल भी मोदी जी पूरा चर्चा किए हैं, ठीक है। नेहरू जी से प्रारंभ करके डायरेक्ट अपने यानी 2023 तक का बात किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारा चीज आप देख लीजिएगा। तो कौन सा सत्र बोले थे, 3 सत्र बोले थे ना। संसद में 3 सत्र आहूत कर सकते हैं, मतलब 2 सत्र, कम से कम 2 सत्र, ठीक है। और हम लोग 3 सत्र करते हैं, एक आपका मानसून हो गया और एक बजट सत्र हो गया। एक मानसून सबसे बड़ा सत्र क्या कहते, क्या कहिएगा, बजट सत्र होता है, ठीक है। तो आप लोग का क्वेश्चन यहीं तक था और आज का क्वेश्चन नहीं है, महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चन था वो हम करा चुके हैं, ठीक है। फिर कल हम आप लोग के लिए नई जो भी समसामयिक घटना होगा लेकर के आएंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं कल एक नया समसामयिक घटना लेकर।